एवरीवन, वेलकम बैक टू ईज इंग्लिश। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन द पोएम द लेक आइल ऑफ एनिसफ्री। क्योंकि पिछले दो वीडियोस में जो हमने फर्स्ट में किया वो पोएम का एक्सप्लेनेशन किया, जो सेकंड में किया वो है समरी, और अब जो थर्ड पार्ट है उसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन द पोएम। तो चलिए बिना देते हुए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जो बुक मेरे पास है उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है वो है व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज एनिसफ्री। व्हाट काइंड का मतलब होता है किस तरह की। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट काइंड ऑफ प्लेस मतलब जगह इज एनिसफ्री। एनिसफ्री किस तरह की जगह है, तो हम आंसर बताएंगे। एनिसफ्री इज अ काम, पीसफुल एंड नेचुरल प्लेस सराउंडेड बाय ट्रीज, लेक, वाटर एंड बीज। मतलब एनिसफ्री जो जगह है वो बहुत ही काम, बहुत ही शांत है, बहुत ही पीसफुल है, शांति से भरी हुई है और नेचर से, और ना वो एकदम नेचुरल है। नेचर चारों तरफ नेचर से सराउंडेड है। सराउंडेड बाय ट्रीज, उसके चारों तरफ ट्रीज लगे हुए, पेड़ लगे हुए हैं, और लेक वाटर भी है वहां पे, मतलब झील भी है, झील में पानी भी बह रहा है, प्लस वहां पे बीज भी है। बीज मतलब मधुमक्खियां जो हैं वो भी हैं। तो इस तरह से ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। What kind of place is एनिसफ्री? एनिसफ्री किस तरह की जगह है? तो एनिसफ्री जो जगह है वो काफी शांत है, काफी पीसफुल है, नेचर से भरी हुई है, चारों तरफ ट्रीज हैं और वहां पे लेक भी है और बीज भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है What kind of living conditions has the poet visualized for himself at एनिसफ्री? विजुलाइज मतलब होता है सोचना, इमेजिन करना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस तरह की लिविंग कंडीशंस जो हैं, रहने की कंडीशन पोएट ने इमेजिन करी है खुद के लिए। फॉर हिमसेल्फ लिखा है, हिमसेल्फ मतलब पोएट अपने लिए कह रहे हैं एट एनिसफ्री। तो कुल मिला के क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पोएट एनिसफ्री में अपने लिए किस तरह की लिविंग कंडीशंस सोच रहे हैं। तो आंसर देखते हैं। The poet imagines a simple life in a small cabin made of clay. जो पोएट हैं वो इमेजिन कर रहे हैं बहुत ही नॉर्मल साधारण सी लाइफ अपनी इमेजिन कर रहे हैं, एक छोटा सा केबिन में, स्मॉल केबिन छोटे से घर में, मेड ऑफ क्ले जो कि मिट्टी का बना होगा। फिर आगे एंड वेटल्स, वेटल्स मैंने आपको बताया था जो घर के चारों तरफ लकड़ी की बाउंड्री बनाते हैं, उसकी वो है वेटल्स। तो जो पोएट है वो छोटा सा घर बनाएंगे, वो घर मिट्टी का होगा, उसके चारों तरफ लकड़ी की बाउंड्री बनाएंगे, वहां पे बीन्स उगाएंगे, ग्रोइंग बीन्स, बीन्स उगाएंगे, बीज मधुमक्खियों को पालेंगे, एंड एंजॉयिंग द पीस एंड क्वाइट ऑफ नेचुरल सराउंडिंग। अब वो क्या करेंगे, बीज को वहां पे पालेंगे और एंजॉय करेंगे नेचर की जो शांति है और नेचर की जो क्वाइटनेस है उसको अकेले ही वो एंजॉय करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया है। देन थर्ड क्वेश्चन है हु इज सपोज्ड टू गिव कंपनी टू द पोएट एट एनिसफ्री। कंपनी मतलब होता है साथ देना। दो तरह की कंपनी होती है, एक तो कंपनी जो आप जानते हो, यहाँ पे कंपनी मतलब साथ देना होता है। हु इज सपोज्ड टू गिव कंपनी टू द पोएट एट एनिसफ्री। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा, आप क्या सोच रहे हो कि एनिसफ्री में पोएट को कौन कंपनी देने वाला है, मतलब पोएट के साथ कौन रहने वाला है, वहां पे पोएट का साथी कौन होने वाला है। तो देखते हैं आंसर। द पोएट विल बी अकम्पनीड बाय नेचर। जो पोएट है वो एनिसफ्री में उन्हें कौन कंपनी देगा, नेचर कंपनी देगा। द बजिंग बीज मतलब मधुमक्खियों की जो बजिंग साउंड है वो होगी। फ्लटरिंग बर्ड्स, बर्ड जो चिड़िया हैं उनकी फड़फड़ाहट सुनाई दे रही होगी। पीसफुल लेक होगी, पीसफुल मतलब एकदम शांत झील का पानी होगा, पीसफुल लेक वाटर एंड अदर साउंड्स ऑफ नेचर, और बहुत सारी नेचर से रिलेटेड साउंड लाइक दैट साउंड ऑफ क्रिकेट, झींगुर की आवाज, मधुमक्खियों की आवाज, ट्रीज की आवाज, नदी का पानी जो बह रहा है उसकी स्प्लैशिंग साउंड जो है वो सब। तो ये सारी चीजें पोएट को अकम्पनी देगी, मतलब पोएट के साथ ही रहेंगी एनिसफ्री में। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट प्लान टू एंजॉय द डे एंड नाइट एट एनिसफ्री। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोएट कैसे मतलब प्लान कर रहे हैं कि वो अपना दिन और रात एनिसफ्री में कैसे मनाए, मतलब एंजॉय करेंगे। हाउ डज किस तरीके से पोएट ने प्लान किया है टू एंजॉय द डे एंड नाइट एट एनिसफ्री। पोएट ने किस तरीके से प्लान किया है कि वो एनिसफ्री में अपने डे और नाइट को एंजॉय करेंगे। तो आंसर है द पोएट विल एंजॉय द पीसफुल मॉर्निंग विद मिस्ट ऑफ ड्यू।
पोएट जो है वो कैसे एंजॉय करेंगे, फ्यूचर की बात है क्योंकि वो सोच रहे थे, विजुअलाइज कर रहे थे सब चीजें। तो जो पोएट हैं, द पोएट विल एंजॉय द पीसफुल मॉर्निंग विद मिस्ट ऑफ ड्यू। पोएट जो शांति से भरी हुई मॉर्निंग को एंजॉय करेंगे, जहाँ पे कोहरा होगा, सुबह में मॉर्निंग में कोहरा होता है और ओस की बूंदें गिर रही होंगी। मिस्ट ऑफ ड्यू, ड्यू मतलब होता है ओस की बूंदें, मिस्ट हमारा कोहरा होता है, तो धुंध जिसको कहते हैं। तो सुबह में हल्का सा धुंध होती है और ओस की बूंदें गिरती हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। नून पर्पल ग्लो, नून्स पर्पल ग्लो मतलब दोपहर में जब आफ्टरनून का टाइम होता है तो स्काई जो कैसा होगा, पर्पल कलर का चमक रहा होगा। एंड काम नाइट्स विद सूदिंग साउंड्स ऑफ क्रिकेट, और जो काम नाइट्स मतलब जो रातें होंगी वो बिल्कुल शांत होंगी और सिर्फ वहां पे किसकी आवाज आ रही होगी, क्रिकेट्स की आवाज आ रही होगी। तो इस तरीके से पोएट प्लान करते हैं कि वो अपने दिन और रात को एंजॉय करेंगे एनएसपी में। तो अभी हमारे देयर आर 4 क्वेश्चन, अभी हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, बट 4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट अकॉर्डिंग टू माय बुक। जो मेरे पास बुक है उसमें भी 4 क्वेश्चन और बाकी हैं। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पॉज करके लिख लीजिए और उसके बाद हम आपको नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस बताते हैं। है हमारा व्हाट डज द पोएट कन्वे बाय पेवमेंट्स ग्रे। पेवमेंट्स ग्रे जो कि एक टर्म है, पोम में यूज हुआ है, इसके द्वारा पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं? तो इसके द्वारा पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि जो शहर की लाइफ है ना वो काफी डल, बोरिंग और कलरलेस है, मतलब बिल्कुल भी वहाँ पे एंजॉयमेंट नहीं है, वहाँ पीस नहीं है, लोग बहुत टायर्ड रहते हैं, वहाँ पे नेचर से बिल्कुल दूर रहते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, देख लेते हैं हम। पेवमेंट्स ग्रे सिंबलाइज द डल, कलरलेस एंड टायरिंग सिटी लाइफ। जो पेवमेंट ग्रे वर्ड यूज हुआ है उसका वो सिंबलाइज करता है बहुत ही डल मतलब बोरिंग सी, कलरलेस रंगहीन, बिल्कुल टायरिंग, बिल्कुल उबाऊ थकी हुई जो शहर की लाइफ है उसे बता रहा है। लैकिंग पीस, लैक मतलब होता है कमी होना, पीस मतलब शांति, शांति की बहुत कमी है वहाँ। एंड नेचुरल ब्यूटी, और नेचुरल ब्यूटी तो बिल्कुल दूर दूर तक देखने ही नहीं मिलती। तो इस तरीके से आपका 5th क्वेश्चन और उसका आंसर कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन जो कि है अ पार्ट ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम इज रिपीटेड। जो फर्स्ट लाइन है पोम की उसका कोई एक पार्ट ना रिपीट हुआ है पोम में इन द 3rd स्टैंजा, जो कि पूरी पोम के 3rd स्टैंजा में आपको देखने मिलेगा। राइट इट डाउन, आपको पोम पढ़नी है, देखना है कि फर्स्ट लाइन में ऐसी क्या बात लिखी है जो 3rd स्टैंजा में रिपीट हुई है, उसकी आपको उस लाइन को लिख लेना है। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है व्हाई डू यू थिंक द पोएट रिपीट इट। आपको क्या लगता है पोएट ने इसे क्यों रिपीट किया है? तो देखते हैं आंसर। रिपीटेड लाइन, जो लाइन रिपीट हुई है वो है आई विल अराइज एंड गो नाउ। आई विल अराइज एंड गो नाउ जो फर्स्ट लाइन है पोएम की वही है जो कि 3rd स्टैंजा में रिपीट हुई है। तो हमने क्या किया, इसे लिख लिया है। अब हम ये बताएंगे कि पोएट ने इसे क्यों रिपीट किया है। तो द पोएट रिपीट दिस लाइन टू शो हिज डीप लॉन्गिंग। जो पोएट है उसने इसे इसलिए रिपीट किया है ताकि वो अपनी जो डीप डिजायर है उसे शो कर सकें। टू लीव द सिटी, शहर को छोड़ के जाने की, एंड रिटर्न टू एनएसफ्री। पोएट की बहुत डीप डिजायर है कि वो शहर से चले जाएं और वापस अपने विलेज एनएसफ्री पहुंच जाएं। तो यही जो उनकी डीप डिजायर है इसी को शो करने के लिए पोएट ने इस लाइन को रिपीट किया है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच इज व्हाट डज द पोएट मीन बाय डीप हर्ट स्कोर। डीप हर्ट स्कोर जो कि एक टर्म है पोम में यूज हुआ है, उसका मतलब क्या है, उसकी इस ये जो टर्म है ना डीप हर्ट स्कोर, इसके द्वारा पोएट हमें क्या बताना चाह रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो डीप हर्ट स्कोर मीन्स पोएट्स इनर मोस्ट फीलिंग एंड इमोशंस showing that his desire to live at Innisfree comes from deep within his soul। इसका मतलब ये है कि जो पोएट हैं उनके अंदर से एक डिजायर आ रही है, उनकी डीप डिजायर है, उनके डीप इमोशंस हैं कि वो जाएं और एनएसफ्री में रहें जाके, वहां के नेचर के साथ रहें जाके। तो देखिए क्योंकि पोएट जब अपने सिटी में खड़े होते हैं, सिटी साइड रोड साइड में खड़े होते हैं, तो वहां पे वो देखते हैं किस चीज को, पोएट जब भी कभी पेवमेंट्स ग्रे यानी कि रोड साइड पे खड़े होते हैं शहर में, तो वो देखते हैं सिटी लाइफ को और काफी उन्हें बोरिंग फील होता है। वो चाहते हैं कि मैं शहर को छोड़ के मैं अपने गांव चला जाऊं। पोएट के दिल की गहराइयों से आवाज आती है कि वो शहर को छोड़ के चले जाएं, सिटी को छोड़ के चले जाएं और इनस्फ्री में रह जाके। तो ये उनके डीप हर्ट स्कोर से यही बात निकल के आती है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है।
ठीक है, इस तरीके से 7th आंसर आपका कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, फ्रॉम योर रीडिंग ऑफ द पोएम, आपने जो पोएम को रीड किया उसके बेसिस पे थिंक ऑफ द 3 वर्ड्स, 3 वर्ड सोचो दैट डिस्क्राइब द पोएट, जो कि पोएट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। मतलब आपने पूरी पोएम पढ़ी, पूरी पोएम को पढ़ने के बाद आपने एनालाइज किया कि पोएट जो है वो किस तरीके के पर्सन थे। तो पोएट किस तरह के पर्सन थे? मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पोएट थोड़ा ड्रीमी थे, सपने देखते थे ना कि मैं जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वहां घर बनाऊंगा, मिट्टी का घर होगा, वहां पे हमारी बीज होंगी, वहां पे क्रिकेट सॉन्ग होगा और बहुत सारी चीजें वो इमेजिन कर रहे हैं। देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा, इसका अगर आंसर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पोएट है उनका नेचर थोड़ा ड्रीमी है, थोड़ा सपने ज्यादा देखते हैं। वो कह रहे हैं ना कि मैं जाऊंगा एनएस-फ्री, वहां घर बनाऊंगा, वहां चिड़ियों के साथ रहूंगा एंड मेनी मोर थिंग्स, बहुत सारी चीजें बताते हैं नेचर से रिलेटेड। तो अभी वो गए तो है नहीं, लेकिन वो इमेजिनेशन कर रहे हैं, मीन्स पोएट थोड़ा ड्रीमी नेचर के हैं। सेकेंड थिंग, वो बता रहे हैं मैं वहां किसी के साथ नहीं रहूंगा, बिल्कुल अकेले रहूंगा, लेकिन वहां बीज की साउंड होगी, बर्ड्स की साउंड होगी, ट्रीज होंगे, रिवर फ्लो हो रही होगी, वाटर लैपिंग की साउंड होगी। तो ये बात से हमें आइडिया लग रहा है कि जो पोएट है वो नेचर लवर भी हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि पोएट जो है वो नेचर लवर हैं, ड्रीमी हैं एंड लास्ट थिंग पोएट जो है वो अकेले रहना चाहते हैं। तो वो थोड़ा पीसफुल टाइप के पर्सन है, उन्हें पीस ज्यादा पसंद है। According to the poem, these are the 3 words which describe the poet efficiently. तो मेरे अकॉर्डिंग तो हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, जो बुक मेरे पास है उसमें सिर्फ ये 8 क्वेश्चन ही थे। तो ऑन दैट बेसिस मैंने वो पूरे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आई होप कि सारे क्वेश्चन एंड आंसर आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप स्कूल गोइंग हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी यहाँ से पढ़ सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं। वैसे आप ईज इंग्लिश के हो सकता है सब्सक्राइबर हो, बट ईज इंग्लिश जो मेन चैनल था वो अभी किसी रीजन से चल नहीं पा रहा है, थोड़ा टेक्निकल एरर है, इसलिए उसी का ही मैंने दूसरा पार्ट बनाया है। आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें प्लीज। आई होप कि आप मेरी हेल्प जरूर करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।